वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि कक्षा 10 एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। विषय विज्ञान है, हम लोग को विज्ञान पढ़ना है। विज्ञान में आपका चैप्टर क्या है? अध्याय 2। विज्ञान में आपका चैप्टर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। आपके ये अध्याय 2 का नाम है, ठीक है, अम्ल, क्षारक तथा लवण। टॉपिक है हम लोग का अम्लों के उपयोग, ठीक है, मतलब कि हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके पहले ये भाग 5 है, मतलब इस चैप्टर का आपका 4 वीडियो बन चुका है, ठीक है। इसके पहले हम 4 वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो पढ़ना था, अम्ल के बारे में पढ़ना था, अम्ल का रासायनिक गुण, भौतिक गुण, यही सब हम लोग पढ़े हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग, मतलब अम्ल का उपयोग क्या है, मतलब अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसमें ये पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग अम्ल का उपयोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अम्लों के उपयोग के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अम्लों का उपयोग यानी यूजेस ऑफ एसिड्स। अम्ल का जो उपयोग है वो क्या है? देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग H2SO4 से दिखाते हैं, ठीक है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। को लेड बैटरियों में, ठीक है, पेट्रोलियम उद्योग में, इन सब में, मतलब पेट्रोलियम उद्योग में, और फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के लेड बैटरियों में, के होगा, ठीक है, के लेड बैटरियों में और पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक में, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयुक्त होता है, ठीक है। इन सब में अम्ल का उपयोग होता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल के लेड बैटरियों में, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का लेड बैटरी बनता है, उसमें इसका अम्ल का उपयोग होता है। पेट्रोलियम उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग जो होता है उसमें भी अम्ल का उपयोग होता है। प्लास्टिक बनाने में भी अम्ल का उपयोग होता है। कृत्रिम रेसे बनाने में, ठीक है, कृत्रिम रेसे बनाने में भी अम्ल का उपयोग होता है। उर्वरक बनाने में, मतलब कि उर्वरक बनाने में भी अम्ल का उपयोग होता है। उर्वरक यानी खाद उद, ठीक है, खेत का जो बनता है खाद उद होता है ना, वही। तो उर्वरक बनाने में अम्ल का उपयोग होता है, आदि में अम्ल जो है वो प्रयुक्त होता है, यानी इसका उपयोग किया जाता है, अम्ल का यूज उसमें होता है। तो ये हो गया। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड क्या है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो है इसका उपयोग किस में किया जाता है? सोने तथा चांदी के शोधन में, मतलब सोने तथा चांदी का शोधन में नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का उपयोग किया जाता है। उर्वरक, औषधि, विस्फोट बनाने में भी इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी उर्वरक बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, औषधि बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और विस्फोट बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड बैटरियां बनाने में किया जाता है, पेट्रोलियम में किया जाता है, उद्योग बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब अम्ल के उपयोग हो गए, आप देख लीजिए। देखिए, कुछ नोट में देख लीजिए क्या है। नोट में है, क्या लिखा है इसमें? नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से? सोरे का अम्ल, ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल का दूसरा नाम सोरे का अम्ल है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ऐसे भी आपसे कोई पूछ सकता है ना कि सोरे के अम्ल का सूत्र बताइए, ऐसे आपको कोई पूछेगा कि सोरे के अम्ल का सूत्र बताइए, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा कि नाइट्रिक अम्ल को ही सोरे का अम्ल बोलते हैं, तो आप तो सूत्र सोचेंगे कि क्या होता होगा, है ना। तो जो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है वही सोरे का अम्ल, यानी इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। तो HNO3 कोई पूछेगा तो यही होगा, ठीक है, क्योंकि उसे सोरे KNO
3 से बनाया जाता है। ठीक है, यानी जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल को सोरिक अम्ल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल को किससे बनाया जाता है? KNO3 सोरे से बनाया जाता है। सोरे से बनाया जाता है, इसीलिए इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है ना। तो इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को। ये हो गया आपका अम्ल। अम्ल में हम लोग पढ़ लिए अम्ल के उपयोग के बारे में। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, इसके आगे अब हम लोग दूसरा हेडिंग पढ़ेंगे, क्षारक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्षारक क्या होता है। ये देखिए क्षारक, क्षारक यानी बेसिस। तो क्षारक बेसिस किसे कहते हैं? अभी हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ लिए हैं। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्ल का उपयोग। अब हम लोग क्षारक का डिफिनीशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्षारक का भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके बाद क्षारक का क्या उपयोग है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अम्ल किसे कहते थे? जिनका स्वाद खट्टा होता है ना। अम्ल जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल बोलते थे। ये क्षारक है, तो देखिए इसमें क्या क्या है? क्षारक बेसिस वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है, यानी वे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होगा? तीक्ष्ण होगा या कड़वा होगा, तो वो क्षारक होगा। तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। देखिए अम्ल जो था वो क्या कर रहा था? नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे रहा था, लेकिन ये जो क्षारक है वो क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, है ना। लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ये क्षारक का डिफिनीशन हो गया, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। यानी ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा है। तो देख लीजिए क्षारक का डिफिनीशन, वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, ये क्षारक का डिफिनीशन हो गया। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं साबुन। ये साबुन जो है वो आपका क्षारक है। ठीक है, क्षारक का एग्जाम्पल है, मतलब कि उदाहरण क्या है? साबुन। तो आप इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। हो गया, तो चलिए क्षारक हम लोग पढ़ लिए। अब क्षारक के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि क्षारक, जैसे अम्ल का प्रकार था ना, अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़े हम लोग। तो अम्ल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, है ना। तो ऐसे ही क्षारक के भी प्रकार हैं। चलिए देखते हैं क्षारक कितने प्रकार का होता है। तो क्षारक के मतलब क्षारक के प्रकार के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक और डिफिनीशन देख लेते हैं क्षारक का। देखिए आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, यानी आर्हेनियस वैज्ञानिक का नाम है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार क्षारक किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ, ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋण आवेश आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, यानी आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में वियोजित होके OH- आयन देते हैं, ठीक है, OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। मतलब कि हम लोग अम्ल में पढ़े हैं ना, अम्ल में मतलब कि वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होके आयनित होके क्या H+ आयन देते थे, यहाँ पे OH- आयन देंगे, तो इसको क्षारक कहेंगे। ठीक है, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार। देखिए कोई आपसे पूछेगा कि क्षारक किसे कहते हैं, तो आप बोल देंगे कि जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें क्षारक कहते हैं। जिनका स्वाद कड़वा या तीक्ष्ण होता है। खट्टा तो अम्ल का होता है ना। तो ऐसे आप ये तो अच्छा डिफिनीशन है, आप मतलब कि शॉर्ट में दे देंगे। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार बताइए, तो आप बोलेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋण आवेश आयनों के रूप में केवल क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, ऋण आवेश आयनों के रूप में, ये ऋण आवेश आयनों के रूप में देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। देखिए क्षारक को भस्म भी बोलते हैं, है ना, क्षारक को भस्म भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि भस्म कुछ और होता है। जैसे देखिए यही है ना, केवल हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। ठीक है, क्षारक को ही भस्म बोलते हैं। तो क्षारक या भस्म होते हैं जो OH- आयन देते हैं जल में आयनित होके। तो चलिए ये हो गया आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षारक का डिफिनीशन,
है ना। ये तो हो गया। देखिए नोट में कुछ है, नोट में क्या दिख रहा है आपको, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार यानी एल्कली कहलाते हैं। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि क्षारक क्षार ही होता है, मतलब कि क्षारक और क्षार को एक ही समझते हैं, लेकिन अगर क्षारक का डिफिनीशन पूछेगा तो क्षार का बताएंगे, क्षार का पूछेगा तो क्षारक का, मतलब कि वो दो सोचते हैं कि क्षारक और क्षार एक ही चीज़ है, बस क्षारक को ही क्षार नाम से, जैसे कि यहाँ क्षारक को भस्म नाम से जानते हैं, ऐसे ही सब लोग सोचते हैं कि क्षारक को क्षार और क्षारक दोनों नाम से जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षारक अलग है और क्षार अलग है। ठीक है, तो चलिए देखिए वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं, यानी वे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार एल्कली कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ जल में घुलनशील होगा, ठीक है, सॉरी पदार्थ जो क्षारक, ठीक है, जो क्षारक जल में घुलनशील होगा वो क्या होगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, यानी सब क्षार जो है वो क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यानी ये जो क्षार है सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। यानी क्षार जो जल में घुलनशील क्षारक होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। तो इससे यह पता चलता है यानी कि सभी क्षारक क्षार होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। ये नोट है, आप लिख लीजिए। हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग क्षारक के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्षारकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेसिस, यानी क्षारकों के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्षारक कितने प्रकार का होता है। तो क्षारक भी दो प्रकार का होता है, पहला प्रबल क्षारक, दूसरा दुर्बल क्षारक। ठीक है, अम्ल जितने प्रकार का होता है, अम्ल भी दो प्रकार का होता है, तो क्षारक भी दो प्रकार का होता है। पहला प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेसिस, दूसरा दुर्बल क्षारक। ठीक है, दुर्बल क्षारक वीक बेसिस। तो चलिए हम लोग प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस यानी प्रबल क्षारक क्या होता है, वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड। तो देखिए प्रबल अम्ल का डिफिनीशन, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग बेसिस वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। यानी पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं या आयनित होकर, वियोजित या आयनित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। ऐसा क्षारक होगा जो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होके या फिर आयनित होके OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रबल क्षारक। ठीक है, उसको प्रबल क्षारक बोलते हैं, यानी प्रबल क्षारक कहलाता है। प्रबल क्षारक का एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, BaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, OH का ट्वाइस। ठीक है, ये है आपका उदाहरण प्रबल अम्ल का। यानी देखिए ये K को पोटेशियम बोलते हैं, OH हो गया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये सब है प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले दुर्बल अम्ल को देखते हैं। दुर्बल अम्ल किसको बोलते हैं, देखिए सेकेंड है दुर्बल अम्ल, वीक बेसिस। तो देखिए दुर्बल अम्ल यानी वीक बेसिस क्या होता है, सॉरी अम्ल नहीं है जी, यहाँ क्षारक है। ठीक है, दुर्बल क्षारक यहाँ बेसिस तो सही है, यहाँ दुर्बल क्षारक होगा ना, अम्ल तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ये क्षारक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये दुर्बल क्षारक यानी वीक बेसिस। तो देखिए दुर्बल क्षारक यानी वीक बेसिस। देखिए इंग्लिश वाला नाम आप जानते रहिए, क्योंकि आपको 12th के बाद इंग्लिश नहीं मिलने वाला है, सॉरी हिंदी नहीं मिलने वाला है, सब टोटल इंग्लिश में रहेगा। तो कम से कम हेडिंग थोड़ा बहुत याद रहेगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए
बीएससी, अगर आप बीएससी करना चाहेंगे तो बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि पूरा टोटल इंग्लिश से रहता है ना। सीबीएसई बोर्ड वाले तो आराम से थोड़ा कर लेते हैं, लेकिन यूपी बोर्ड वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन उन लोग भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो बस थोड़ा मतलब कि इंग्लिश भी जानते रहिए। दुर्बल हम लोग को वीक बेसिस बोलते हैं और प्रबल हम लोग को स्ट्रांग बेसिस, ऐसे आप जानते रहेंगे। और फिर क्षारक, अम्ल नहीं है क्षारक, सॉरी हम बार बार अम्ल बोल दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग अम्ल पढ़ के आए हैं ना। तो दुर्बल क्षारक यानी वीक बेसिस क्या होता है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। यानी ये जो दुर्बल क्षारक है आपका, वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। और जो प्रबल क्षारक था वो पूर्ण रूप से जल में वियोजित या आयनित हो जाते हैं, तो उन्हें प्रबल अम्ल बोलते हैं। और ये क्या है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, यानी ये पूर्ण रूप से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं जल में, तो इनको क्या बोलेंगे? दुर्बल क्षारक, है ना। दुर्बल क्षारक बोलेंगे, जो मतलब कि वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। ये दुर्बल क्षारक का डिफिनीशन है, देख लीजिए। वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। देखिए, जैसे अगर आप क्षारक पढ़े, क्षारक का दो टाइप है, ठीक है, प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल अगर आप याद है तो दुर्बल उसका अपोजिट होता है। आप जितना भी मतलब कि कोई भी डिफिनीशन, मतलब कोई भी पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़, अगर आप उसका दो टाइप है तो पहला सीधा है तो दूसरा उसका अपोजिट निकलता है ना। अधिकतर ऐसा होता है। तो अगर आप प्रबल याद रखेंगे तो उसमें बस नहीं जोड़ना है ना, आयनित नहीं होते हैं तो उसको दुर्बल बोलते हैं, और जो आयनित हो जाते हैं उसे प्रबल बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि बहुत हार्ड तो है नहीं, बस उसका अपोजिट मतलब याद रखना है कि प्रबल का उल्टा दुर्बल होता है। और अम्ल में भी ऐसा ही था, है ना। तो चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद क्षारक का मतलब दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल देख लीजिए। AlOH का थ्राइस, NH4OH आदि। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल है। ये आपके दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है, AlOH का थ्राइस, NH4OH आदि। ठीक है, ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आपका हो गया। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, क्षारकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारकों के भौतिक गुण। तो देखिए, क्षारक के भौतिक गुण क्या है? क्षारक जल में विलय, ठीक है, यानी क्षारक जो है वो जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है। ठीक है, तो क्षारक जल में विलय होता है तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। यानी क्षारक जो है जल में विलय होता है और स्वाद में क्या होता है? तीखा या कड़वा होता है। ठीक है, यानी क्षारक का स्वाद तीखा या कड़वा होता है। ये हो गया क्षारकों के भौतिक गुण में पहला। ठीक है, यानी जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में विलय होते हैं ना, मिल जाते हैं जल में। और स्वाद में क्या होते हैं? तीखे या कड़वे। ठीक है, सेकंड देखिए, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यानी आपके पास लाल लिटमस पेपर है, ठीक है। लैब में जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, आपके अगर स्कूल में होता होगा तो होता होगा, नहीं तो 11th-12th में होता है जब प्रैक्टिकल, तो हम लोग को लिटमस पेपर मिलता है। तो अगर वो जो लिटमस पेपर रहता है मतलब कि रेड कलर का रहता है और ब्लू कलर का, तो ये क्या बोल रहा है? क्षारक लाल लिटमस पेपर, यानी हाँ, लाल लिटमस पेपर अगर आपका रहेगा तो अगर आप क्षारक में उसको डुबोएंगे तो वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यानी वो लाल रंग का है तो वो नीला रंग का हो जाएगा। ठीक है, तो क्षारक जो है वो क्या, जैसे कि हम लोग को दिया है कोई मतलब कि बॉटल में दे दिया, बोल रहा है बताओ ये अम्ल है कि क्षारक है। ठीक है, और आपको मान लीजिए 2 लाल लिटमस पेपर भी दिया और नीला लिटमस पेपर भी दिया,
तो देखिए, अगर आप नीले लिटमस पेपर को दोनों में एक बार उसमें डुबोइए, एक बार उसमें, तो अगर नीले लिटमस पेपर को जो लाल कर देगा, यानी जो नीला लिटमस पेपर है जो बॉटल में डालने से लाल हो जाएगा, तो वो आपका अम्ल कहलाएगा। अम्ल ही है ना जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो अगर वो मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा, वो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। और अगर वो अगर फिर मतलब कि नीले वाले का हो गया, उसके बाद आप डालेंगे रेड वाले को, यानी लाल वाले को डालेंगे मतलब कि दोनों में डालेंगे बारी बारी करके। तो अगर लाल लिटमस पेपर जैसे कि दोनों बॉटल में डालने से, जौन से बॉटल में डालने से नीला हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्षारक। तब आप उसको बोलेंगे ये क्षारक है और ये अम्ल है। ठीक है, तो क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, क्षारकों के भौतिक गुण। तो ये देखिए थर्ड क्या है, थर्ड है क्षारक। क्षारक जो है वो स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकना होते हैं। यानी क्षारक जो है, अगर आप उसको स्पर्श करेंगे तो वो साबुन के समान क्या होगा, चिकना होगा। ठीक है, साबुन एकदम चिकना होता है ना, तो वैसे ही क्षारक जो है उसको अगर आप स्पर्श करेंगे तो स्पर्श करने पे वो साबुन के समान चिकना होगा, तो वो क्षारक होगा। ठीक है, उसके बाद अम्लों के समान क्षारकों की प्रवृत्ति संक्षारक होती है। यानी जैसे अम्ल जो है वो संक्षारक होते हैं, वैसे ही ये जो है क्या, क्षारक भी अम्लों के समान इसकी भी प्रवृत्ति क्या होती है, संक्षारक होती है। यह प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है, यानी प्रबल अम्ल से कम होता है इसका मतलब संक्षारक की जो प्रवृत्ति है क्षारक की, वो प्रबल अम्ल से कम होती है। तो ये हो गया हम लोग का क्षारकों के भौतिक गुण के बारे में। और अब हम लोग आगे क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसके आगे क्षारकों के रासायनिक गुण हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।